बच्चा कभी ये नहीं सोचता अबे पीएच में यूनिट कहां गई, पीएच डायमेंशनलेस कैसे हो गया भाई। पीएच जो था फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस लॉग ऑफ एक्सप्रेस साइन कंसंट्रेशन। लॉग लगाने पे तुम मोलैरिटी की जो वैल्यू थी वो हटा दोगे, मोलैरिटी कहां गई, क्या था पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्सप्रेस साइन कंसंट्रेशन। तो एक्सप्रेस कितने थे 10⁻² मोलर, लॉग लगाने में मोलर खत्म हो गया, तो मोलर कहां गया। तो पीएच तो क्या आना चाहिए, पीएच तो 2 मोलर आना चाहिए, लेकिन तुमने कभी पीएच की यूनिट सुनी है। जय श्री राम बच्चों, आज हम 11th केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। और मैं चाहता हूँ इस चैप्टर में तुम्हारे साथ कम से कम 5-6 क्लास लगाई हैं और हम इसको बिल्कुल जीरो लेवल पे स्टार्ट करेंगे। इक्विलिब्रियम के मतलब से स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। और मुझे पढ़ाने में लग जाएंगे इस चैप्टर को 5-6 से ज़्यादा क्लास भी लग जाए इसके, क्योंकि तुम्हें पता है कि टॉपिक थोड़ा लंबा है। मगर हम इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे कि एक बार अगर तुमने पढ़ लिया ये, तो ना तो तुम्हें कोई सीबीएसई का क्वेश्चन अटकेगा और लास्ट में मैं इसके प्रीवियस ईयर जेई और नीट क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो यहां पर ये मैं मान के चल रहा हूं मैं ये कि वो बच्चा जो अभी प्रेजेंटली 11th में है, जिनके स्कूल में अभी इक्विलिब्रियम चल रहा है, या जो बच्चा 12th में है, जेई और नीट की तैयारी कर रहा है या ड्रॉप पर है, सबके लिए ये जो इक्विलिब्रियम की क्लासेस होने वाली वो अति इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ही करूंगा, लास्ट क्लासेस तक लेके जाऊंगा कि प्रीवियस ईयर जेई में, नीट में, आईआईटी में इक्विलिब्रियम के कैसे क्वेश्चन आए हुए। चैप्टर इससे लगभग हर बच्चा डर रहा होता है कि इक्विलिब्रियम फिजिकल के अंदर 11th फिजिकल के अंदर काफी भयंकर चैप्टर माना जाता है। 2 चैप्टर बहुत अच्छे माने जाते हैं, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, जिनसे बच्चों को काफी डर लगता है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि तुम्हें इसमें कोई टॉपिक में दिक्कत ना आए। चलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। अब जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो यही है कि इक्विलिब्रियम बच्चे को समझ में इसलिए नहीं आता या दिक्कत इसलिए रहती है कि बच्चों को इक्विलिब्रियम का मतलब ही नहीं पता होता और उनको कंफ्यूज करने के अंदर कुछ हेल्प बुक्स की फिगर सहायता करती है। कुछ हेल्प बुक में ना फिगर ये दे रखी है इक्विलिब्रियम के बारे में कि एक सीसो है, उस पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं। वो इक्विलिब्रियम को ना ये ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चा यहीं से दिमाग में बैठा लेता है इक्विलिब्रियम ये है, जब ऐसे 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 करके हिले उसके बाद इक्वल हो गया, वो इक्विलिब्रियम है। अब बच्चे के दिमाग में आते हैं कि अगर चीजें इक्वल हो जाए तो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब बच्चा इसको दिमाग में लेके बैठा हुआ और दिक्कत उसका यही है, इक्विलिब्रियम ये भी है, ये ही नहीं है। इक्विलिब्रियम का कहीं से भी मतलब ऐसा जगह, ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर चीजों की क्वांटिटी बराबर हो जाए। क्योंकि बहुत बारी बच्चे को लगता है कि भैया क्या हुआ होगा कि ये एक रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बन रहे होंगे और मान लो ये इतने सारे रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट अभी स्टार्ट ही नहीं हुए थे, मतलब 0 थे। और क्या हुआ, रिएक्टेंट कम होते चले गए, प्रोडक्ट बढ़ते चले गए। जब रिएक्टेंट कम होते होते और प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए तो इक्विलिब्रियम हो गया। रिएक्टेंट ज्यादा थे, प्रोडक्ट 0 थे, रिएक्टेंट कम होते गए, प्रोडक्ट बढ़ते गए, रिएक्टेंट कम होते गए, प्रोडक्ट बढ़ते गए और एक समय आया दोनों बराबर हो गए तो उसे इक्विलिब्रियम कह दिया। बिल्कुल गलत। इक्विलिब्रियम का कहीं से भी दूर दूर तक भी मतलब क्वांटिटी से होता ही नहीं है कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बराबर इक्वल हो जाए तो उसे इक्विलिब्रियम कहेंगे। वो ना हमें यहां से लगता है कि बच्चे ऐसे 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 करके हिले सीसो के अंदर और जब दोनों इक्वल आ गए तो वो इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब कहीं से भी क्वांटिटी नहीं होता। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एक ऐसी स्टेट जिसमें फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस की स्पीड बराबर हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाए। उसमें उनकी क्वांटिटी बराबर हो जाती है, नहीं हो जाती, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। हो जाए हमें कोई मतलब नहीं, ना हो तो भी कोई मतलब नहीं।
इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इन दोनों की स्पीड बराबर हो जाए, मतलब रिएक्टेंट कम होते जा रहे थे, प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे थे, रिएक्टेंट कम होते जाते, प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे थे। एक ऐसी स्टेट आ गई जिस समय क्या हुआ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की स्पीड, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होने की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन होने की स्पीड दोनों बराबर होगी, तो हम उसे कहते हैं ये इक्विलिब्रियम पे जा चुका है। इसके लिए तुम इसको भूलकर अगर तुम एक ये एग्जांपल समझते हो तो इस एग्जांपल पे तुम्हें इक्विलिब्रियम सबसे अच्छा समझ में आएगा। ये मॉल्स में लगने वाली या मेट्रो में लगने वाली सर्वचालित सीढ़ी है। तुम देखा होगा सर्वचालित सीढ़ी एयरपोर्ट को लगी होती है। अब ये नीचे को आ रही है और इसमें एक बालक ऊपर को जा रहा है। सीढ़ी नीचे आ रही है, बालक ऊपर जा रहा है और दोनों ने क्या करा, अपनी स्पीड को मेंटेन कर लिया। नीचे स्पीड जो सीढ़ी आने की स्पीड थी और ऊपर बालक जाने की स्पीड थी, दोनों अगर बराबर हो गई तो प्रोसेस शुरू होने के 2 घंटे बाद बालक कहां होगा? यही होगा। क्यों? वो जितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है उतनी स्पीड से नीचे आ रहा है, वो वही होगा। ये ऊपर जाना बंद नहीं करेगा, ये नीचे आना बंद नहीं करेगी। दोनों चल रहे हैं मगर ये हमें लगेगा कि यहीं पर रुका हुआ। इस चीज को इक्विलिब्रियम कहेंगे। मतलब इक्विलिब्रियम में एक बहुत बड़ी बात है जो बच्चा गलत इंटरप्रेट कर लेता है। इक्विलिब्रियम में ना कहीं किताबों ने शब्द लिखा होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कभी नहीं होता। इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही यह है कि इक्वल अपोजिट प्रोसेस आपस में लगातार चल रहे हो। देखने में लगेगा स्टैटिक हो गया, ये 2 दिन 2 घंटे 2 हफ्ते 2 मंथ के बाद भी लगेगा यहीं पड़ा हुआ बच्चा, कहीं चल ही नहीं रहा। लेकिन इस बात को पता है बहुत मेहनत कर रहा है इस एक्सीलरेटर के साथ भैया स्पीड बनाने की। इस चीज को इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब बस एक चीज और देखो, क्या ये तो था इक्विलिब्रियम, क्लियर है भाई। मगर ये किसने कह दिया कि ये बालक ऐसी स्पीड बिल्कुल बीचों बीच वाली सीढ़ी पे ही मेंटेन करे? उसे ये स्पीड मेंटेन कर रही थी, वो पहली सीढ़ी में तो मेंटेन कर लेता, तब भी तो इक्विलिब्रियम होता। या अगर आखिरी सीढ़ी में मेंटेन कर लेता ये बालक तो इक्विलिब्रियम नहीं होता, तब भी इक्विलिब्रियम होता। तो मैं यही कह रहा था इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है बीचों बीच आए। बच्चा सोचता है इक्विलिब्रियम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जितनी डिस्टेंस कवर करके आ गया उतनी ही डिस्टेंस अभी बाकी बची हुई है। इक्वल डिस्टेंस कवर कर चुका है, इक्वल डिस्टेंस बची हुई है, दोनों की डिस्टेंस बराबर है, इसलिए इक्विलिब्रियम नहीं। इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ फॉरवर्ड और स्पीड ऑफ बैकवर्ड बराबर है। और इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है कि बीचों बीच मेंटेन हो, कि जब इक्वल क्वांटिटी रह जाता है इक्विलिब्रियम कहीं पर भी मेंटेन हो सकता है, स्टार्टिंग में भी एंड में भी। अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है इक्विलिब्रियम का, ये समझ में आ जाता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तो चैप्टर आसान है, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इक्विलिब्रियम का यही मतलब है जब फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस की स्पीड बराबर हो जाए उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम के जैसे मैंने बताया कि आज मैं तुम्हें जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। इक्विलिब्रियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको ध्यान से सुनो और एक बार पहले सुन लो। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो देखोगे तो एक एक सुनते रहना, वीडियो पॉज करते रहना, लिखना, फिर दूसरी सुनना, समझना, वीडियो पॉज करना, फिर लिखना। तो सुनो भाई, पहला मैंने तुम्हें बता दिया इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इक्विलिब्रियम के समय फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस की स्पीड बराबर हो जाती है। ये वो स्टेज है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस और रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस क्या हो, बराबर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक इन नेचर होगा। इक्विलिब्रियम कभी रुक नहीं सकता। मान लिया जाए वो जो तुमने देखा होगा, वो एक रस्साकसी का खेल होता है जिसमें 4 बच्चे यहां से खींच रहे होते हैं, 4 बच्चे वहां से खींच रहे होते हैं रस्सी को, और एक स्टेट आ जाए कि उस समय क्या हो कि कोई वो भी खींच रहा और कोई छिल नहीं पा रहा। तो जो आसपास ऑडियंस बैठी वो क्या सोचेगी, यार कुछ कर ही नहीं, बैठे हुए आराम से। तो क्यों? ऑडियंस को क्या लगता है कि करना मतलब वो दिखाई दे, भाई तू उसको खींच, वो तुझे खींच। अगर तुमने इक्वल स्पीड से लगा खींच रहे तो क्या होगा, भाई रुक गया वो तो। अब तुम्हें क्या लग रहा है, स्टैटिक हो गया? नहीं, वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है।
अभी भी वो सारे बच्चे आपस में फोर्स लगा रहे हैं, बस इक्वल और अपोजिट लगा रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है। तो यही इक्विलिब्रियम का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी है कि इक्विलिब्रियम में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जो देखने वाली प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्रोसेस की क्या कहते हैं, कलर, टेम्परेचर, प्रेशर, क्वांटिटी, जो थी वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। हमें देखकर कुछ हो ही नहीं रहा, मैक्रोस्कोपिक कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक चल रहा होगा, अंदर ही अंदर काम चल रहा है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है मैंने, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है मैंने, इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक नेचर होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है मैंने, कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बराबर हो जाए, मतलब कांस्टेंट हो जाएंगी, कलर, टेम्परेचर, प्रेशर सब कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम चल रहा होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सुनो, देखो इसको ऐसे समझेंगे। मान लिया जाए तुम्हारे पास एक कंटेनर है, तुमने क्या करा, इस पे पानी ले लिया और पानी ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस पे। हम सबको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, बॉईल करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, अब पानी क्या करा, बॉईल करना शुरू कर दिया। अब ये इवेपोरेट हो रहा है, ठीक, इवेपोरेट हो रहा है। अब इवेपोरेट हो रहा है, कुछ देर बाद ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। इवेपोरेट, कंडेंस, इवेपोरेट, कंडेंस, इवेपोरेट, कंडेंस। जब इवेपोरेट होने वाला वेपर और कंडेंस होने वाला वेपर, इन दोनों की स्पीड बराबर हो गई तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में चला गया। तो ठीक है जी। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अब सोचें ये जो प्रोसेस है ये कब हो सकता है, ये जब ही हो सकता है जब कंटेनर क्लोज हो। अगर कंटेनर क्लोज नहीं है तो क्या होगा, चीजें इवेपोरेट होंगी, वेपर इवेपोरेट होगा और क्या उड़ जाएगा आसमान, फिर थोड़ा नीचे बैठने के लिए। ये जब ही हो सकता है जब क्लोज कंटेनर हो। तो यही नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इक्विलिब्रियम, जिन इक्विलिब्रियम के अंदर गैस इन्वॉल्व है, वो हमेशा क्लोज कंटेनर में ही अचीव हो सकते हैं, ओपन कंटेनर में कभी अचीव नहीं होंगे। ठीक है जी। अगली कैरेक्टरिस्टिक भी यहीं से निकालते हैं। क्या बोला था मैंने कि जो 100 डिग्री पे पानी लो भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, 100 डिग्री पे भाप ले लो, पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तुम एक कंटेनर लो, उसमें 100 डिग्री पे क्या ले लो, भाप ले लो, तो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। कंडेंस होगा, फिर थोड़ी बाद इवेपोरेट होगा, फिर कंडेंस होगा, फिर इवेपोरेट होगा, फिर तो वहां पर भी इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में अचीव कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन से तुम ले सकते हो। तुम प्रोडक्ट ले लो, रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट ले लो, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कहीं भी आ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी ले लो, बर्फ बनने का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ ले लो, पानी बनने का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी लो, भाप बन जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस में भाप लो, पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन पे कहीं से भी तुम अचीव कर सकते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से कहीं से अचीव कर सकते हो। देख लो मैंने अब तक क्या क्या बताया। पहला बताया क्या, इक्विलिब्रियम एक वो स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस क्या हो जाए, उनकी स्पीड बराबर हो जाए। इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होता है। इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होता है, डायनेमिक होता है। इक्विलिब्रियम में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम चल रहा होता है। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हो वो हमेशा क्लोज कंटेनर में होगा। इक्विलिब्रियम को तुम किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। ठीक है जी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है जो हमेशा दिमाग में छपी रहनी चाहिए। अब मैं एक और कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं जो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं न्यूमेरिकली भी इस्तेमाल करूंगा। ठीक है जी। उस कैरेक्टरिस्टिक को तो बहुत ही आराम से सुनना है। पहले तो मैं इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या करो, जो जितनी अब तक बताइए, एक बारी वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से सुन लो और फिर नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा था। ठीक है। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होगा वो रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि भैया इक्विलिब्रियम मान लो बन जाता है। इक्विलिब्रियम बन जाता है, वो किसी भी स्टेज पे बनता है, मैं बता दें इक्विलिब्रियम किसी भी स्टेज पे बन सकता है। मगर एक बार अगर इक्विलिब्रियम बन गया तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी।
और जो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी ये सिर्फ डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगी। मतलब ये कि मान लो रिएक्टेंट से तुम प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है जी, और तुमने इनिशियली 10 मोल रिएक्टेंट ले लिया एट टाइम 0, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। जब 10 मोल रिएक्टेंट लिया तो क्या है, प्रोडक्ट कितना है, 0 है जी, अरे तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर क्या करा, तुमने रिएक्शन स्टार्ट करवाना शुरू कर दिया। अब जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो उससे क्या हुआ, रिएक्शन स्टार्ट होने के मान लिया जाए 40% जब ये रिएक्शन खत्म हो जाता है तब इक्विलिब्रियम आ जाता है। 40% पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। मैंने कहा ना 50 पे नहीं आएगा इक्विलिब्रियम, जरूरी नहीं 50 पे आए, 40 पे आ जाता है। तो 10 में से 4 चले गए, 10 थे तो 0 था, 10 में से 4 गए तो क्या हुआ, प्रोडक्ट 4 बन गए, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, 4, रिएक्टेंट की कितनी बची, 6, तो ये कांस्टेंट कितना आया, 2/3, ठीक है जी। अब क्या करो, तुम सेम रिएक्टेंट लो, सेम प्रोडक्ट बनने स्टार्ट होते हैं और तुम अब 10 मोल इनिशियली नहीं लेते। मान लो तुम कहते हो मैं तो जी 1 मोल लेके बैठा था, तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में 0 था। तो अगर ये 10 मोल लेके बैठे थे और 40% के बाद इक्विलिब्रियम बनाता तो बेटा ये 40% के बाद इक्विलिब्रियम बनेगा। एक में से जब 0.4 चले जाएंगे, 0.4 बन जाएंगे तो इक्विलिब्रियम बनेगा। जब तुम ये रेशियो निकालोगे तो 0.4, 0.6 ये 2/3 ही आएगा। यही मैं कह रहा हूं कि भैया एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम जो ये कांस्टेंट आएगा, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो जो होगा एक कांस्टेंट आएगा। और ये इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि तुमने स्टार्टिंग में 10 मोल लिए हैं, 1 मोल लिया है, 1000 मोल लिए हैं, 2 मोल लिए हैं, इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे कांस्टेंट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे कांस्टेंट नहीं बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ा के कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा ये कांस्टेंट, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। अब बात आती है कोर्स कौन सा, तुम्हारे सीबीएसई कोर्स में नहीं है। नीट के कोर्स में भी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा मैंने, जेई में भी नहीं देखा, आईआईटी एडवांस में भी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ। बस तुम्हें इतना याद रहना चाहिए क्या, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। कैसे बढ़ेगी कैसे नहीं बढ़ेगी वो तुम्हें बाद में पता लग जाएगा। हालांकि जब मैंने केमिकल काइनेटिक्स कराया था 12th क्लास का, तब इस चीज के ऊपर न्यूमेरिकल मैंने करा रखा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता तो कैसे बढ़ती है, उसको मैंने न्यूमेरिकल करा रखा है, केमिकल काइनेटिक्स की प्रैक्टिस में करा रखा है। तो मैंने उसको पूरी क्वेश्चन बता रखी है, उससे न्यूमेरिकल्स भी करा रखे कि केसी अगर टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे इतना है तो इतने टेम्परेचर पे केसी कितना होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगी तुमने इनिशियली कितने से स्टार्ट करा है, डिपेंड करेगी सिर्फ किस पे, टेम्परेचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, इक्विलिब्रियम के। अगर तुम्हें ये बेसिक क्लियर है तो हम आगे की नींव चला सकते हैं, आगे हम चल सकते हैं। इनको ढंग से समझना पड़ेगा, इसमें कुछ हो नहीं, इनको ढंग से समझना पड़ेगा, ठीक है जी। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीख रहे हैं, ध्यान दो। लो बच्चों देखो, हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं, ए बी बी देता है सी सी और डी डी। क्या मतलब है इस रिएक्शन का, जो ये स्मॉल लेटर है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो बैलेंसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जो कैपिटल लेटर्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड या कोई कंपाउंड जो भी है मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तुम्हें लग रहा होगा ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है, ये 2 रिएक्शन लिखे हुए हैं। एक फॉरवर्ड है जिसमें ए बी बी मिलकर सी सी डी डी बना रहे हैं, एक बैकवर्ड है जिसमें सी सी डी डी मिलकर ए बी बी बना रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमें बस एक ही काम करना है, क्या, हम यहां पर लॉ ऑफ
मास एक्शन लगा देते हैं। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? बड़ी सिंपल सी चीज है। कह रहे थे रेट ऑफ एनी रिएक्शन, स्पीड ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, बड़ा आसान है, समझने की कोशिश करो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मान लिया जाए, बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, कि एक गाड़ी यहां से आ रही थी और एक गाड़ी यहां से आ रही थी, ठीक है जी। अब ये दोनों आके हेड ऑन कोलिजन मार देती है, एक्सीडेंट हो जाता है। हम ये कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, टेंडेंसी किस बात पर डिपेंड कर रही है? हम कह रहे हैं इस बात पर डिपेंड कर रही है कि ये जो गाड़ियां आ रही हैं ये कितनी आ रही है। अगर एक एक आ रही है एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है, दो दो आ रही है ज्यादा है, 10-10 आ रही है और भी ज्यादा है। बस ये कहा गया कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी ज्यादा गाड़ी आ रही है उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कोलिजन की, रेज टू द पावर द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। मान लिया जाए रेज टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे मान लिया जाए मैं कहता हूं 2A हैं और 3B हैं, इससे कुछ रिएक्शन होता है। तो हम कह रहे हैं A यहां से आया, A यहां से आया, B यहां से आया, B यहां से आया, B यहां से आया और पांचों ने इकट्ठे टक्कर मार दी। अब हम सबको बताओ क्या बोलने वाले? हम कहेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी स्पीड, ये कितनी जोर से भाग के आ रहा था, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी स्पीड, ये भी कितनी जोर से भाग के आ रहा था। मान लो 5 गाड़ी आ रही है, मान लो ये 2A फॉर अल्टो है और 3B फॉर बोलेरो है, या वो BMW जो है, ऐसी कुछ गाड़ियां आ रही हैं और पांचों गाड़ी इकट्ठी भिड़ जाती है। तो हम क्या कहेंगे भाई एक्शन किस पर डिपेंड करेगा? हम कहेंगे इस अल्टो की स्पीड पे डिपेंड करेगा। ये अल्टो की स्पीड अगर ज्यादा तो रिएक्शन ज्यादा तेज का हो सकता है, इस पे भी डिपेंड करेगा। इस BMW की स्पीड पे डिपेंड करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा। तो हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्शन टू इस पे, रेट ऑफ रिएक्शन इस पे, तो इसको करके लिख दिया ऐसे। मैथ्स में तुम्हें पता ही है क्या करते हैं, स्टोइचोमेट्रिक क्वेश्चन लगा ये स्क्वायर कर दिया। तो ये कहा है तुम्हें कि द रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इतना तुम्हें पता ही है कि भैया जब भी, जैसे ये क्या था, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था, और जब भी तुम्हारा क्या आता है, ये हटता है तो कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। अब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? ये अपना वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये किसके बराबर हो गया? AA और BB के बराबर हो गया। ठीक है। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? ये बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, और बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है? ये प्रोडक्ट है बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट, इस पे डिपेंड करेगा। तो फॉरवर्ड के लिए अगर वो है तो बैकवर्ड के लिए तो ऐसे आएगा ना। ठीक है जी। अब आगे कहानी तो बताइए। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है जी? इक्विलिब्रियम का मतलब ये है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए। इक्विलिब्रियम का तो मतलब ही है। तो उस समय क्या होगा? ये दोनों टर्म्स बराबर हो जाएंगी। कौन सी टर्म्स? KF A की पावर A, B की पावर B, KB C की पावर C और D की पावर D। अब क्या होगा? अब तो तुम्हें पता ही है, देखो क्या होगा। अब क्या हुआ? मैंने इन दोनों को बराबर रखा था ना।
अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम की चीज सुनी होगी तो मैं वो कर रहा हूं बस। KF अपॉन में KB, CC, DD, AA, BB। ठीक, KF अपॉन में KB के रेशियो को कहते हैं KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एक बार ध्यान सुनो, बच्चे सोचते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। बच्चों को लगता है इक्विलिब्रियम और C फॉर कांस्टेंट है, नहीं। KC का मतलब है कि मैंने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला ये कंसंट्रेशन की रेशियो है। ऐसे भी KP भी आएगा, वो प्रेशर की रेशियो की। अब KC का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है, ध्यान सुनो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, IIT में क्वेश्चन आया हुआ इस पे, CBSE में तो नहीं आता। CBSE में तो तुमसे अगर मैडम पूछती है कि बेटा KC क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो सिंपल बोलना है, इट इज द रेशियो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर दैट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नंबर मिल गए। मगर IIT में से क्वेश्चन आया हुआ है कि KC क्या होता है। KC इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और ये दोनों इसके बराबर होते हैं। इसलिए डायरेक्ट बोल देते हैं ये इसके बराबर है। KC क्या है, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है मैथ्स है, मैथ्स में जरूरी नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त KF अपॉन में KB लेके जाऊं। KB अपॉन में KF भी लेके आ सकता था मैं, वो क्यों लेके गया, ऐसे लेके जाते हैं, इसी को माना हुआ भाई। अगर मैं प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन कर रहा हूं तो रिएक्टेंट अपॉन में प्रोडक्ट क्यों नहीं करा भाई। प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कर रहा हूं तो रिएक्टेंट अपॉन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्यों नहीं करा, ऐसे मान लिया था भाई कैसे करना है। अगर उसमें साइंटिस्ट मान लेते भाई वैसे कर वैसे कर ले, तो कैसे ये हुआ करता है। चलो जी कोई बात नहीं। अब मैं एक दो कह रहा था उसको समझो। KC का मतलब होता है कंसंट्रेशन का रेशियो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जरूरी है। अगर मैं कहता कि भाई मुझे तो KP निकालना है तो क्या होता, इनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के समय ये जो जितनी भी चीजें हैं AA, BB, CC, DD, मान लो सारी की सारी गैस थी। अब गैस में तो प्रेशर होता है, अगर उस समय हम ये करते हैं तो हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर D की पावर D, पार्शियल प्रेशर A की पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। उस समय में कहता अब ये प्रेशर का रेशियो तो ये KP है। अब बात आती है KP और KC में रिलेशन क्या है, बड़ी सारी चीजें ध्यान से देखना। और यहां पर एक ना बहुत ही सुंदर चीज बताने वाला हूं तो शायद ही तुम्हें कहीं और सुनने को मिलेगी, बहुत ही बढ़िया चीज। आज की क्लास का एंड होगा शायद वो, उसमें बहुत ही सुंदर चीज जो तुमने सुनी है देखी है लेकिन कभी मतलब महसूस नहीं करा यार, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं इस बारे में। जो बच्चे पहली बार इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं ठीक है, जो बहुत बच्चे तो वो भी है ना जो पता नहीं कितनी बार इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं, रट्टे मार रखे हैं सब कुछ, मगर उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि हम कर क्या रहे हैं। उन्हें पता ही चल रहा है हम कर क्या रहे हैं, वो करे आ रहे हैं, बस करे आ रहे हैं। मास्टर जी ने पढ़ाया करे आ रहे हैं। तो ध्यान से देखते रहे, बहुत बड़ी चीज आने वाली है। चलो भाई देखो, वी नो दैट PV इज इक्वल टू NRT। हम सबको पता है अगर PV इज इक्वल टू NRT है तो बिल्कुल उसी तरह का से PCV इज इक्वल टू NCRT। इसलिए निकाल लिया ना, प्रेशर ऑफ C क्या होगा NCRT, क्योंकि वॉल्यूम तो सबके लिए सेम ही है। एक कंटेनर में गैस का वॉल्यूम क्या होता है, कंटेनर वॉल्यूम होता है, RT तो सेम ही है, ठीक है जी। तो PC क्या होगा NCRT अपॉन में V। अब खुद सोच के बता दो नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम क्या होता है। नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम क्या होता है जी, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम तो मोलैरिटी होता है, कंसंट्रेशन होता है, ठीक है कोई बात नहीं, हम कैसे लिखते हैं। तो PC क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ CRT। PC क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ CRT। अब इसी चीज को हर जगह में यूज करते चलना है, क्या यहां लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। KP क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ CRT की पावर C। क्यों PC था ना, PC की पावर C, तो PC आ गया, तो इस पूरी की पावर C कर दी मैंने, ठीक है। उसी प्रकार से सिमिलरली PD क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ DRT की पावर
डी कंसंट्रेशन ऑफ ART की पावर A कंसंट्रेशन ऑफ BRT की पावर B, ठीक है। C की बार C, D की बार D, A की बार A, B की बार B, C की बार C, D की बार D, A की बार A, B की बार B, क्या होता है ये? जिसको तो KC कहते हैं, इसे तो KC कहते हैं। और यहां क्या बचा? RT C प्लस D माइनस A प्लस B, तो KP क्या हो गया? KP हो गया KC RT की पावर डेल्टा NG। KP क्या हो गया? KC RT की पावर डेल्टा NG। अब KC क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन। R क्या है? सबको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T क्या है? टेम्परेचर है केल्विन में। डेल्टा NG क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, ठीक है। एग्जांपल लो, जैसे मान लिया जाए H2 जमा Cl2 देता है 2HCl, गैस गैस गैस। तो प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है? 2। रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल गैस है? 1 और 1, 2। तो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितने हो गए? 0। तो डेल्टा एनजी कितना हो गया? 0। तो आरटी की पावर डेल्टा एनजी मतलब क्या हो गया? 1। तो केपी इक्वल टू केसी हो गया। मगर मान लो अगर ये रिएक्शन है, क्या 2SO2 जमा में O2 देता है 2SO3। अब प्रोडक्ट में कितने नंबर मोल गैस है? 2। रिएक्टर में कितने नंबर मोल गैस है? भाई ये भी गैस 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 सब गैस है, 3। तो 2 में से 3 के क्या बचा? -1। उसमें क्या बचा? -1। तो उसमें डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, ठीक है भाई। मैं इस चीज के ऊपर एक न्यूमेरिकल कराना चाहूंगा और उसी न्यूमेरिकल में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ठीक है जी। सुनते देखो बच्चों, मैं तुम्हें एनसीईआरटी का एक इंटेक्स्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूं, प्रॉब्लम 7.5। मेरा जहां पे फोकस है इस क्वेश्चन को सोल्व कराने का नहीं है, इस क्वेश्चन को बहुत समझाने का है। अब वैसे तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तुम कहोगे यार ये क्यों करवा रहे, लेकिन इसमें जो पॉइंट निकल के आएगा उसको जरा ध्यान देना। तो क्या कहता है प्रॉब्लम 7.5? प्रॉब्लम 7.5 कहता है फॉर द इक्विलिब्रियम 2NOCl गैस, मेंशन है ये 2NO गैस प्लस Cl2 gas, the value of Kc is 3.75 into 10⁻⁻⁶ at the temperature of 1069 Kelvin। कह रहे हैं इस रिएक्शन की जो Kc की वैल्यू इतनी है, बताओ Kp की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब यहां पर जो मेन बात है वो शायद तुम नहीं देख पाए, वो बहुत कम बच्चे देख पाते हैं, उनके लिए गिद्ध की आंख चाहिए। बच्चे करे जाते रट्टा मार के करे जाते हैं, मगर वो एक बात नहीं देख रहे। क्या? अब सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से एंसर सबके पास है, प्रॉब्लम 7.5 पढ़ लेनी चाहिए, 10 बार ही पढ़ लो। बहुत कम बच्चे इस बात को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि यार केसी की यूनिट नहीं दे रखी, और केसी बताया क्या है मैंने, बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब। क्वेश्चन कैसे करना है वो तो 2 मिनट के अंदर करा दूंगा, क्वेश्चन क्या है वो समझो। केसी की यूनिट नहीं दे रखी है। अब केसी क्या होता है? केसी क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब हम सबको पता है कि कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो यहां पर एमएलटी भी करता हूं मैं फिजिक्स वाली, तो भी बेटा मुझे केसी की ना यूनिट दिखाई दे रही है। भाई ये स्क्वायर से स्क्वायर वाली यूनिट घट जाएगी, लेकिन मोल पर लीटर तो तब भी रह जाएगा। अब बालक को लगता है चले यार मिसप्रिंट होगा, क्यों इतनी टांग खिंचाई करना। एनसीईआरटी बिना कुछ कहे तुम्हें बहुत कुछ कहना चाह रही है।
तुम सारे क्वेश्चन देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन 70 के आसपास कुछ एनसीडी बैक क्वेश्चंस हैं, जहां जाके केसी वैल्यू देके केपी वैल्यू देके केसी दोनों डायमेंशनलेस है, उनकी डायमेंशन ही नहीं है, उनकी यूनिट ही नहीं है। अब यूनिट तो बननी चाहिए, यूनिट तो बननी चाहिए, मगर कहीं पर भी तो यूनिट नहीं दिखाई देगी, ना केसी की ना केपी की। और ये बात मैं तुम्हें पूरे चैप्टर में घसीटूंगा, पूरे चैप्टर में, बहुत ध्यान से सुनना। अब बात ये आती है केसी, मेरे फिजिक्स जो कहती है, मेरा दिमाग जो कहता है, मेरी एमएलटी जो कहती है, मेरी जो डायमेंशनल एनालिसिस कहती है, उसके हिसाब से तो कहता है भाई केसी की यूनिट होनी चाहिए, केसी की यूनिट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमने केसी की डेफिनेशन सुनी है वो पुरानी होगी। वो डेफिनेशन तो शायद द्रोणाचार्य ने दी होगी अर्जुन को, वो इतनी पुरानी होगी क्या कि प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन की रेशो रेस टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन को केसी कहते हैं। भाई ये पुराने जमाने की बात है, नए जमाने की बात कुछ और है। प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की रिलेटिव कंसंट्रेशन के रेशियो को केसी कहते हैं, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। अब जो बच्चे 11वीं वाले हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहते हैं चलो ये भी सुन लेते हैं। जो 12वीं उन्होंने 12वीं वाले जो नीट वाले हैं, ड्रॉपर है, उनको ये पता है कि उन्होंने केसी बहुत बार सुना हुआ, लेकिन कभी ये ध्यान नहीं दिया केसी डायमेंशनलेस क्यों रखा होगा। और केसी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? केसी की एक्चुअल डेफिनेशन प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो नहीं है। केसी की असली डेफिनेशन प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेशियो नहीं है। केपी की असली डेफिनेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेश्यो टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होता। क्या होता है? रिलेटिव रेशियो होता है। रिलेटिव रेशियो का मतलब क्या है? रिलेटिव रेशियो मतलब यह है कि जैसे मान लो इस क्वेश्चन में रखा, लेकिन मान लो मुझे दे रखा होता है कि NO की जो कंसंट्रेशन है वो 2 मोल पर लीटर है, तो मैं यहां पर जो वैल्यू डालता हूं 2 मोल पर लीटर नहीं डालता हूं, वैल्यू तो 2। क्यों? रिलेटिव वैल्यू डाल दी। रिलेटिव मतलब कि 2 मोल पर लीटर तो है, ठीक है, मान लिया 1 मोल पर लीटर का कितना टाइम्स है? तो 2 टाइम्स है। जैसे तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ रिलेटिव डेंसिटी, जो भी डेंसिटी है ठीक है, लेकिन पानी की डेंसिटी से कितने टाइम्स है, तो उसके अपोन में पानी की डेंसिटी कर देते हो ना। और याद हो तो रिलेटिव डेंसिटी की वो यूनिट्स नहीं होती। तो ये कंसंट्रेशन का रेशियो तो भैया बहुत पुराना हो गया, आप नहीं लगाते कंसंट्रेशन रेशियो, रिलेटिव कंसंट्रेशन रेशियो लगाते हैं। क्योंकि देखो ध्यान से फिर से सुन लो, अगर कंसंट्रेशन रेशियो लगाते केसी की यूनिट आती, रिलेटिव कंसंट्रेशन रेशियो लगाते तभी केसी की यूनिट नहीं आती। क्योंकि कहते हैं 2 मोल पर लीटर तो ठीक था, 1 मोल पर लीटर कितना टाइम है? तो कहते हैं 1 मोल पर लीटर का ना 2 टाइम है। तो मोल पर लीटर पहले ही कर चुका होता है। उसी प्रकार से मान लिया जाए NO जो ये अपना NO है, ये NOCl2 है, जो भी अपना ये या क्लोरीन है, इसमें मुझे बोलते हैं प्रेशर जो है क्लोरीन का, उदाहरण के लिए, सिर्फ उदाहरण के लिए कि प्रेशर बोलते हैं कि प्रेशर 2 बार है जी इसका, क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर 2 बार है। हम कहते हैं ठीक है 2 बार है, माना कि 2 बार है, बस ये बता दे 1 बार का कितना टाइम से। तो हम कहते हैं 1 बार का टाइम, एक बार से तो ये लो जी 2 टाइम से। अब मेरी बातों में कितना दम है? जो मैं कह रहा हूं सर क्या प्रूफ है इसका? तो मैं एक प्रूफ तो ये देखिए डायमेंशनलेस है, यही सबसे बड़ा प्रूफ है। दूसरा एक और बताता हूं, सुनो ध्यान से। Kp इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक है जी। KC कितना है? 3.75 इंटू 10⁻⁶। R कितना है? R की वैल्यू क्या होती है? तुम कहोगे R की वैल्यू तो बहुत कुछ होती है जी, 0.0821, 0.0831, 8.314। कौन सी लगाऊं? तो कौन सी लगाए? तो मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को बता रखा है, 11वीं के बच्चे, छोटे बच्चे, उनको बता रखा है कि देख बेटा तेरे को नहीं पता लगता इतनी सारी बातें, कोई बात नहीं, और तू बताएगा भी किसको बताएगा? सुनो बता क्या आएगा? पागल हो गया? ये तेरे को एंट्रेंस की जरूरी है। तो ऐसा कर आर की वैल्यू डायरेक्ट रट्टा मार ले क्या कि यहां पर इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में आर की वैल्यू 0.0831 ही लगानी है, 0.0831 ही लगानी है। जब मैंने इस साल पढ़ाया अपने बच्चों को तो मेरे से सिर्फ एक बच्चे ने पूछा क्यों लगानी है, मैंने कहा ठीक है बता दूंगा।
बाकी किसी ने पूछा ही नहीं, कोई कहता है छोड़ना, अरे मास्टर जी ने कहा है, सत्य वचन कहा है, हम अंधविश्वास करके चलेंगे। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, साइंस का स्टूडेंट कभी अच्छा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता, और अगर वो अच्छा स्टूडेंट है तो साइंस का स्टूडेंट नहीं हो सकता। साइंस का स्टूडेंट तो वो होना चाहिए जो अपने मास्टर की बात पर विश्वास ही न करे। मास्टर जी कहेंगे भाई ऐसा करोगे, क्यों करना है, मैं तो प्रूफ करके दिखूंगा। अगर विश्वास कर गया तो बेटा वो तो आर्ट्स का स्टूडेंट है। साइंस का स्टूडेंट वो होना चाहिए जो अपने मास्टर की बात को ही गलत प्रूफ करने की हिम्मत रखता हो। नील बोर का स्टूडेंट हाइजेनबर्ग अपने मास्टर की बात को गलत कर गया था। साइंस में वही स्टूडेंट काम करता है जो कहता है प्रूफ दे भाई, प्रूफ नहीं है तो मैं करके देखूंगा, जब तक मैं नहीं करके दूंगा मानेंगे नहीं। तो जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था आर की वैल्यू 0.0831 ही क्यों लगानी है, मेरा जवाब ये रहा, आर की वैल्यू 0.0831 ही क्यों लगानी है, क्योंकि आर की वैल्यू 0.0831 कब होती है, बार में होती है। और यहां पे रिलेटिव प्रेशर किसमें निकाला जाता है, बार में ही निकाला जाता है। मैंने कहा था ना बार में देखते हैं, तो इसलिए 0.0831 लगाते हैं। बाकी कोई बात नहीं, रट्टा मारना मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू 0.0831 लगानी है, क्यों लगानी है बता दिया मैंने। टेम्परेचर जो भी दे रखा होगा, ये दे रखा 1069, जो रख देना डेल्टा एन जी निकाल लेना, 3 में से 2 गया, 1 बचा। मैं तो पहले ही कह रहा था, क्या मैं तो इस मूड में हुई नहीं ना कि न्यूमेरिकल कैसे होगा, मैं तो इस मूड में न्यूमेरिकल ऐसा क्यों होगा, न्यूमेरिकल मतलब समझने का मतलब था मतलब था कैलकुलेशन तुम घर बच्चा कर ही लेता है। और केपी क्या आएगा, केपी की जो भी आएगी, केपी भी डायमेंशनलेस आएगा, केपी भी डायमेंशनलेस आएगा। अच्छा मेरी बातों में कितना था, मैं इसका एक और प्रूफ कर दे सकता हूं, मेरी बातों में कितना था, मैं इसका एक छोटा सा प्रूफ दे सकता हूं। हालांकि इसमें बाद में बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं, आज की क्लास में नहीं, अभी 1-2 क्लास बाद आएगा। एक बात सुनो, सबको पता है, 9वीं 11वीं 12वीं एंट्रेंस वाले सब बच्चों को पता है, पता नहीं कितना सुना तुमने, कितना नहीं सुना। तुम सबने पीएच सुना हुआ है, सुना हुआ है पीएच। अब हम जितने भी बड़े बच्चे उनको पता है पीएच इसी चैप्टर में आता है, इसी चैप्टर का अगला पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम, अगला पार्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच आता है। ठीक, अब सबको पता है, सबने सुना हुआ है क्या, 7 हो तो न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे पीएच होता है तो क्या होता है, एसिड होता है, 7 से ऊपर पीएच होता है बेसिक होता है। सबने सुना हुआ, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, और तुमने और क्या सुना हुआ है, तुमने सुना हुआ है कि पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, ये तो टेंशन पड़ा हुआ है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, यही होता है पीएच की डेफिनेशन। ठीक है, कोई बात नहीं। मान लिया जाए मेरे पास, मैं कहता हूं कि मेरे पास जो H प्लस है वो 10⁻⁻² मोलर है। ठीक है, पीएच निकालो, तो बच्चा कहता है पीएच हो गया माइनस लॉग 10⁻², लॉग 10⁻² की वैल्यू -2, और ये आ गया आंसर 2। बच्चा कहता है 2 आ गए, 2 आ गए, 2 ठीक है, हो गया, 2 हो गया, पीएच 2 आ गया। मास्टर जी खुश रहते, हाँ पीएच 2 आ गया भाई, पीएच 2 आ गया। बच्चा कभी ये नहीं सोचता अबे पीएच में यूनिट कहां गई, पीएच डायमेंशनलेस कैसे हो गया भाई। पीएच जो था फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। लॉग लगाने पे तुम मोलैरिटी की जो वैल्यू थी वो हटा दोगे, मोलैरिटी कहां गई, क्या था, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। तो H प्लस कितने थे, 10⁻² मोलर, लॉग लगाने में मोलर खत्म हो गया, वो मोलर कहां गया। तो पीएच तो क्या आना चाहिए, पीएच तो 2 मोलर आना चाहिए, लेकिन तुमने कभी पीएच की यूनिट सुनी है। पीएच कहते हैं वैल्यू 7 होती है, 7 से नीचे एसिडिक है, इसका पीएच 2 है, इसका पीएच 5 है, इसका पीएच 10 है। कभी पीएच की यूनिट सुनी है, नहीं सुनी, और कभी ध्यान भी नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया होगा तुमने कि पीएच की यूनिट कहां गई। जब तुम ये बोल रहे हो, 10वीं से बोलते आ रहे हो कि पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, तो कंसेंट्रेशन तो यूनिट होती है और लॉग लगाने पे यूनिट हटती नहीं है, कहां गई, यहां गई। क्या, डेफिनेशन ही गलत है। pH is not minus log of H plus ion concentration, pH is minus log of relative H plus ion concentration। यहां पर भी H plus की कंसेंट्रेशन डालने से पहले रिलेटिव निकालते हैं कि मान लिया 10⁻² मोलर है, मान लिया, पर ये बता 1 मोलर का कितना टाइम है, तो यहां पर सिर्फ वैल्यू डालते हैं, उसकी यूनिट कट चुकी होती है पहले, क्योंकि वो नहीं डालते, इसमें कंसेंट्रेशन नहीं डालते, रिलेटिव कंसेंट्रेशन डालते हैं। तो शायद अब तुम्हें मेरी बात में और ज्यादा दम लग रहा होगा। और ये मेरे तरफ से स्मॉल इंट्रोडक्शन थी इक्विलिब्रियम की,
केमिकल इक्विलिब्रियम की। मैं तो बता ही चुका हूं, काफी सारी क्लासेस आएंगी और क्लासेस लेवल तुम देख ही चुके हो। मैं 0 से स्टार्ट करके IIT तक जाऊंगा, मैं फर्श से स्टार्ट करके अर्श तक जाऊंगा। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे काम की चीज है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आती रहेगी तुम्हें कब कब हमारी नई नई वीडियोस आ रही हैं। और तुम्हें ये सब पसंद आ गया हो, कुछ समझ में आ गया हो, कुछ एक चीज भी ढंग की लगी हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय श्री राम।